दूर से देखिए आसमान और समुद्र एक जैसे दिखता है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो डायबिटीज, शुगर और डायबिटीज ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक चीज नहीं है ये। बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज, आप कोई भी चीज खाएंगे तो शुगर तो बढ़ेगी, लेकिन अगर इस्तेमाल अगर हो गया, बढ़ी हुई शुगर नहीं आएगी तो आप डायबिटीज किसको कहेंगे? आप नहीं कह सकते ना उसको। तो आज का मुद्दा थोड़ा सा अपना लगा, पर डायबिटीज के बारे में हम कह रहे हैं कि जांचें जो है ये होना चाहिए, आपके शरीर में कितनी भी शुगर बन जाए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और इस्तेमाल के लिए जो मैंने आपको बताया कि टेस्ट जरूर कराएं। बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज न समझे। इसमें सबसे अहम पार्ट जो है वो ट्रांस फैटी एसिड्स का है, ऑयल का है। तो ऐसा ऑयल चाहिए जिसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा हो, गर्म करने पे धुआं न आए। अगर ये तेल अगर लोग भारत के बदल देते हैं तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा डायबिटीज तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि शुगर इस्तेमाल करना। ठीक है, आपका टीबी होगा तो पड़ा हुआ आएगा, क्योंकि मैकेनिज्म सब अलग हो जाती है ना आपकी, बायोकेमिस्ट्री आपकी चेंज हो जाती है, उस समय पड़ा हुआ आ सकता है या कम भी हो सकता है। ये परिभाषा भी गलत है कि राजधानी हो गया है। परिभाषा, आप डायबिटीज हो तो आप बोलो ना, बढ़ी हुई शुगर और डायबिटीज करते हैं तो कुछ भी होगा भाई। आपको डायबिटीज रही नहीं, आप शुगर का इस्तेमाल करने की बात करें तो कुछ शुगर कहाँ डायबिटीज कहलाएगा? ये कहला ही नहीं सकता है। तो फॉल्सिफिकेशन नहीं है, सोच है। अगर मैं मेरा पानी ये जो बॉटल पानी से भरा है, मैं इसमें और पानी डालूंगा तो गिरेगा ही ना, लेकिन नीचे अगर छेद होगा ऊपर से डालूंगा तो नीचे निकल जाएगा। बहुत सिंपल है सब्जेक्ट। जो पहले वो मेरी चीज समझ आए तो सामने आने की कोशिश ही नहीं करे, क्योंकि ये जो भी सवाल आपने पूछे, मैंने जवाब दिए हैं, ये सारे तो मेडिकल बुक्स में ही है, मेरी बुक्स में तो है ही नहीं। ये सुनी के बुक्स में लिखे हुए हैं। अगर वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई अगर आए तो वेलकम। आपकी भाषा में दावा है, मैं सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश जो बुक्स में है। आप जो दावा कर रहे हैं, मैं दावा की जो डेफिनेशन है उसमें मैं नहीं कह पाऊँगा। मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा अनुभव है वो मैं आप लोगों से साझा किया कि ये सच्चाई बुक्स में ये है, और उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। जो फास्टिंग पोस्टिंग HbA1c ये रेगुलर टेस्ट है आपके। इसके अलावा आपकी बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है उसका नाम है फास्टिंग सीरम इंसुलिन। इसके बाद में आपको होमा आयार, इसके अंदर आपके बॉडी के अंदर जो पेंक्रियाज में आपके बीटा सेल कितने कार्यरत हैं और उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। तीसरा आपका सी पेप्टाइड, ये सी पेप्टाइड तभी आता है जब बॉडी के अंदर आपकी इंडोजीनियस इंसुलिन बनती हो, ये 0.8 के ऊपर होना चाहिए। तो ये जो है ये एक्स्ट्रा हो गया, और बाकी की जो है आपके रेगुलर टेस्ट हो गए। ये मैंडेटरी भारत सरकार ने करना चाहिए, और नहीं भी करा रहे तो एक जो इंसान जो डायबिटीज़ कई साल से पीड़ित है और दवाइयाँ और इंसुलिन ले रहा है, उसने ये टेस्ट आपने शहर के जो भी लैब है जाके कराना चाहिए, और उनके डॉक्टर के पास जाके उसका विकल्प समझ के उन्होंने समझ लेना चाहिए। आने वाला कल तो सच का होता है। आप चाहे, मैं तो गांधी जी की बात भी हमेशा करता हूँ, उन्हें किसी को नहीं मालूम था कि नमक सत्याग्रह किया तो देश आजाद होगा। तो ये शुगर सत्याग्रह समझिए, आज नहीं मैं जिंदा रहूँ या नहीं रहूँ, ये होना ही है, क्योंकि सूरज और चाँद ये दोनों चीज़ें नहीं छुप सकती है। मेरा जो आज का जो काम है, जो मैं आपने बताया है, ये उसी तरह सत्य है जिस तरह से सूरज है। ये तो बुक्स में दिया हुआ, मैं तो सिर्फ पढ़ा के आपको कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो लैंग्वेज में समझता हूँ। ये कल क्या होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर उस चेयर पे जो बैठा हुआ या कोई जज है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या उससे जब पूछा जाए कि आपको डायबिटीज़ आपने टेस्ट कराएंगे, तो क्या बोले मैंने कराई नहीं। मेरे साथ ऐसा हुआ है वाकया। हाई कोर्ट के मेन जज आंध्र प्रदेश के जब मेरे पास आए तो वो इंसुलिन ले रहे थे 100 यूनिट, और मैंने कह दिया कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, टेस्ट लेके आए। बोले यार हम लोग दुनिया चलाते हैं, डॉक्टर ने हमको बेवकूफ़ बनाया। आदमी जीना चाहता है, कोई आदमी मरना नहीं चाहता है। और आज बड़ी खुशी से उनकी टोटल इंसुलिन बंद है, उनकी शुगर टोटली नॉर्मल दिया। तो मुझे क्या फर्क है, मेरे पीछे बहुत लंबी सेना है अभी, वानर सेना बहुत बड़ी है मेरी। अल्फा कार्डियो डी, जिसका स्मोक पॉइंट गर्म करने पे जिसमें धुआं ना आए, वो तेल सबसे अच्छा है, ये ध्यान रखिएगा। आपके यहाँ सोयाबीन, सनफ्लावर, साफ्लावर, ग्राउंड नट, हमारे यहाँ तो छौंकने के लिए दिया जाता है। हमको लगता है छौंक दिया, भजिए बन गए, पूरी बन गई, खत्म हो गया।
लेकिन दोस्तों साइंस के हिसाब से ये दूसरे देशों के फेंके हुए तेल हैं, इससे सिर्फ बॉयलर चलते हैं। और ये जो तेल है इंडिया से एक्सपोर्ट होता है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चावल का तेल जिसको बोला जाता है, वन एंड ओनली ऑयल सुटेबल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन भारत में। और इसके अलावा एक ऑलिव ऑयल होता है जो हमारे यहाँ नहीं चलता है, कि उसका स्मोक पॉइंट कम है। और घी का कोई विकल्प नहीं है, घी सबसे अच्छा था, अच्छा है, अच्छा रहेगा। लेकिन आप आज किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, वो बोलेगा घी खाता है, बोले मर जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। भाई तो आदमी बेचारा सूखी रोटी खाता है। साइनोविल नोड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये इसकी कंडक्टिविटी ख़त्म कर देते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा पेस मेकर पूरे वर्ल्ड के हमारे बिहार और यूपी में होते हैं। ये हमारे लिए योग्य नहीं है, हार्ट के हिसाब से भी, और दूसरा स्मोक पॉइंट के हिसाब से जो धुआं आता है। तो अगर धुआं आ गया तो कोई भी तेल आपके काम का नहीं है, वो बायोडीजल में कन्वर्ट हो गया है। ये बता रहा हूँ मंत्र है, रेगुलर चाय की जगह आप ब्लैक टी या तो ग्रीन टी लेना है आपको, बिना दूध की। दूसरा, दूध, दही, छाछ, पनीर, ये एसिड है, ये बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं करती है। घी और मक्खन अच्छे से खाएं, जिसको जो अल्कलाइन होता है। तीसरा, शक्कर की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। चौथा, आपके जितने भी फ्रूट्स हैं प्रेशराइज आप ऐसे खाएं जिसमें ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा हो और उसमें फ्रक्टोज की मात्रा कम हो। और तेल जो है, जो अल्फ़ा कार्डियो डी बताया मैंने। और अभी हमने ऐसा चावल भी निजात किया है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो उसको आप कितना भी चावल खाएंगे तो शुगर बढ़ती नहीं है, जो इसको रेजिस्टेंस स्टार्च बोलते हैं। और सब्जियां सब खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और ड्राई फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान दें कि उसमें फ्रक्टोज नहीं होता है। और उसके लिए समझने के लिए दो चीज़ें, हमारी बाय डिफ़ॉल्ट हमारी बॉडी अल्कलाइन है। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ जाती है तो उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरैक्शन और एक्सक्रीशन होता है। और इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर 75,000 एंजाइम्स हैं, जो pH 7.4 और टेम्परेचर जो 98.4 पे कार्यरत होता है। अगर कोई भी चीज़ एसिड खाएंगे तो हमारे जो बॉडी की मेटाबॉलिक क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती है। इसको समझने के लिए अपने को प्रकृति को समझना चाहिए। मुझे बताइए, कैन वी गो अगेंस्ट नेचर? नहीं, अगर जाएंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा ना। तो ये सब जानते हैं। तो जितने इस पृथ्वी पे प्राणियों ने जन्म लिया उसको साइंस ने क्लासीफाई किया, रेप्टाइल, नॉन रेप्टाइल, वर्टेब्रा, नॉन वर्टेब्रा, उड़ने वाले, रेंगने वाले, हड्डी वाले, बिना हड्डी वाले, और जिनको स्तन होता है वी कॉल इट मैमल्स, स्तनधारी। और साइंस के हिसाब से हमारे यहाँ पर 4,700 स्तनधारी इस पृथ्वी पे है। हम गाय, भैंस, बकरी सिर्फ इन्हीं को जानते हैं। आपको मालूम है जो व्हेल मछली होती है वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उसको स्तनधारी कहते हैं। चमगादड़, डरते हैं हम लोग, लेकिन वो भी बच्चों को दूध पिलाती है। तो हम एक ही कैटेगरी में सब लोग आते हैं, स्तनधारी, वी कॉल इट एज ए मैमल्स। अब एक सवाल आपसे ही पूछना चाहूँगा, क्या आपने इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा स्तनधारी देखा जो दूसरे स्तनधारी का दूध पीते हुए पाया जाता है? गाय का बेटा भैंस का दूध पी रहा है, भैंस का बेटा बकरी का दूध पी रहा है? नहीं। कौन है फिर? इंसान है, सबका दूध। इंसान। ये प्रकृति के विरुद्ध है। और आपने पहले ही कर लिया कि अगर प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं तो हमें दिक्कत होगी। दूसरा, ऐसा कौन सा स्तनधारी आपने इस पृथ्वी पे देखा है जो बड़ा होकर जिंदगी भर दूध पीते हुए पाया जाता है? सिवाय इंसान के। सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ अ मिल्क? कंसेप्ट ऑफ अ मिल्क इज वेरी सिंपल। जब बच्चा जन्म लेता है उसकी अन्न नलिका अपरिपक्व होती है, वो रोटी, सब्जी, चावल नहीं खा सकता, लेकिन उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कुदरत ने क्या किया, उसका जो खान पान है उसके माँ से अवेलेबल कराया तरल पदार्थ के रूप में, जिसको हमने दूध की संज्ञा दी। बच्चे ने दूध पिया, अन्न नलिका परिपक्व हुई, हमने सेमी सॉलिड फूड दिया। और जब रोटी सब्जी खाते हैं लगा कि माँ के शरीर से दूध अपने आप खत्म हो जाता है। आपको कब आता है फिर? जब दूसरी बार प्रेग्नेंट रहती है। तो जब हमें दांत आ गए तो दूध की जरूरत क्या है दोस्तों?